राधे राधे फ्रेंड्स। तो हमने हमारे अतीत में क्या, कब, कहाँ और कैसे में काफ़ी कुछ पहले ही पढ़ लिया है। जैसे मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में और हमारे जो ग्रंथ थे उनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुका है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ किन्हें कहते हैं? सहायक नदियाँ वह नदियाँ थीं, वह छोटी से छोटी नदियाँ या धाराएँ जो मुख्य एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हैं और अपना जल उसमें विसर्जित कर देती हैं। तो इसके बारे में हम ये जानते हैं कि जब कोई छोटी नदी, जैसे एक छोटी नदी होती है या फिर कोई धारा जो मुख्य रूप से पहाड़ों से निकलती है, पर्वतों से निकलती है, वो किसी बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है और वहीं अपना जल उसमें विसर्जित कर देती है, तो ये क्या कहलाती हैं? सहायक नदियाँ कहलाती हैं। ये सीधे समुद्र में नहीं गिरती, बल्कि मुख्य रूप से मुख्य नदी में अपना जल मिलाकर उसका आकार बढ़ा देती हैं। ये तो आप सभी देखते होंगे कि अगर आपके घर में कोई बाल्टी है, उसमें अगर पानी है, तो और भी हमने पानी उसमें मिला दिया तो वो पानी जो है वो अपनी ऊंचाई से ऊपर आ जाता है। ऐसे ही जब छोटी नदी बड़ी नदी में मिल जाती है तो उसका भी जो जल का आकार होता है वो बढ़ जाता है। यही सहायक नदियाँ कहलाई। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, यमुना गंगा की सहायक नदी है, इसका एक मुख्य उदाहरण है। इसकी विशेषताएं, सहायक नदियों की विशेषताएं थी कि ये मुख्य नदी में विलय हो जाती थी, अर्थात मुख्य नदी में जाकर मिल जाती थी। और सहायक नदी व मुख्य नदी का मिलन संगम कहलाता है। इसका उद्गम स्थल कोई पहाड़, झील, ग्लेशियर हो सकता है। ये नदियाँ पोषक तत्व, खनिज और अतिरिक्त पानी लेकर आती हैं। ये मौसमी बारिश या बारहमासी पूरे साल बहने वाली हो सकती हैं। गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी व सोन नदी। सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी। अर्थात लगभग 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का प्राचीन क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में बिहार के नाम से भी जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। अब हमारा प्रश्न उठता है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे? तो लोगों ने काम की तलाश में, भोजन की तलाश में, कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, तो कभी कभी सेनाओं में जब लड़ाइयाँ होती थी तो दूसरे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के लिए, और कभी व्यापार करने के लिए उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा करते थे। अगला क्वेश्चन, धार्मिक गुरु क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे? तो इसका आंसर होगा, धार्मिक गुरु धर्म का प्रचार करने के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए, उपदेश देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा या इंडिया कैसे पड़ा? हम प्राय भारत अथवा इंडिया को कहते हैं, जो कि इंडस शब्द से बना है, जैसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले लोगों, जिनमें ईरानी व यूनानी थे, उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा और सिंधु को हिंदोस और इंदोस कहा, क्योंकि ये जब बोलते थे तो इनके मुंह से सा व हा निकलता था, तो इसीलिए उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा। इम्पोर्टेंट डेट्स भी थी कि अभी तक जो हमने चैप्टर 1 में किया, कृषि का आरंभ कब हुआ था? लगभग 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब कहाँ पाए गए? लगभग 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर और मगध का बड़ा राज्य
लगभग 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान जो अब चल रहा है हमारा लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व। तो इसमें आपका पूरा चैप्टर 1 हमारा क्लियर होता है। कल हम चैप्टर 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक इसका कल अच्छे से एक बार रिवीजन करेंगे। थैंक यू।